हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए व्हाट आर दी एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एजम्पशन होते हैं वो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। ये लॉ ऑफ डिमांड का जो कंडीशन है कि किस कंडीशन पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, उस कंडीशन को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड इन कंडीशन में काम करता है, तो वो कंडीशन क्या क्या है, उस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं उन सभी पॉइंट्स को जो लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन है। ठीक है, आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का जो कंडीशन मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ, ये कंडीशन कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है। एबनॉर्मल कंडीशन मतलब जैसे कोई देश में इमरजेंसी आ गया हो तो उस समय प्राइसेस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये प्राइसेस बढ़ने के कारण क्वांटिटी डिमांड भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्राइस भी बढ़ जाता है, क्वांटिटी डिमांड भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो एक अलग कंडीशन है जिसे हम लोग एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं। देश में बाढ़ आ जाए, देश में आपका फ्लड आ जाए जिसे हम लोग बाढ़ कहते हैं, या कोई किसी प्रकार का अर्थक्वेक आ जाए, कोई डिसास्टर आ जाए, कोई नेशनल इमरजेंसी देश के ऊपर आक्रमण हो जाए, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, ऐसी कंडीशन को एबनॉर्मल केसेस कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ना अचानक कोई नियम बदल दे, तो ये सब एबनॉर्मल कंडीशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे आप लोग को समझाऊंगा कि लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एक्सेप्शंस है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल। तो याद रखिए, लॉ ऑफ डिमांड हमारा वर्क करता है, कैसे कंडीशन में काम करता है, तो आप याद रखिए ये एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल कंडीशन में हमारा काम करता है लॉ ऑफ डिमांड। नॉर्मल, MAN, नॉर्मल कंडीशन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नए स्लाइड की ओर। और हमारे पास में जो पहला कंडीशन है ये है नो चेंज इन इनकम। इनकम नहीं बदलना चाहिए। यदि इनकम बदल जाएगा तो कस्टमर एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, बिहेवियर चेंज होने के पीछे कई सारे लॉजिक होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सिनेरियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेंज इन इनकम, कस्टमर का इनकम नहीं बदलना चाहिए। यदि इनकम बदल जाएगा तो क्या होगा, फिर लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, तो चलिए उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक कस्टमर है A और एक कस्टमर है B। दोनों का इनकम मान लीजिए 10,000 है। मान लेता हूँ दोनों का इनकम क्या है, 10,000 रुपीज़ दोनों का इनकम है। तो लॉ ऑफ डिमांड कब काम करता है, जब इन दोनों का इनकम हमारा चेंज नहीं होता है। लेकिन एक सिनेरियो लीजिए कि सपोज़ इसका एक महीने बाद इनकम यदि बदल के 15,000 हो जाए और इसका इनकम बदल के भी 15,000 हो जाए, तो क्या बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा दोनों कस्टमर। चलिए दोनों कस्टमर के लिए देखिए कि यदि इसका इनकम इंक्रीज़ हो गया तो हो सकता है कि वो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदे, पॉसिबल है। जैसे ले लीजिए नॉर्मल गुड्स में जैसे हम लोग मिल्क ले लेते हैं, यदि जिसके घर में भी मिल्क का कंजम्पशन कम है क्योंकि इनकम कम है, और मिल्क का जैसे ही इनकम बढ़ जाता है तो मिल्क का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, घी का कंजम्पशन आप ज़्यादा करते हैं, चिकन मटन फिश का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। कब ऐसा होता है, जब आपका इनकम बढ़ जाता है। तो आपने क्या देखा, इनकम बढ़ जाने से वो तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदने लगा। लेकिन ऐसा ऑलवेज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इसे भी हमको ये समझना होगा। सेकेंड सिनेरियो जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा सेकेंड सिनेरियो कह रहा है कि जे किसी कस्टमर का इनकम, जो कस्टमर B है उसका इनकम यदि 15,000 हो जाए तो कैसा होगा। तो समझिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है राइस। वो क्या यूज़ करता है, राइस वो यूज़ करता है जिसका प्राइस कितना है, 40 रुपीज़ का है। से एग्ज़ाम्पल में जब इनकम 10,000 है तो वो राइस क्या कर रहा है, 40 रुपीज़ पर केजी वाला राइस वो यूज़ कर रहा है। लेकिन आप सोचिए यदि जिसका इनकम बढ़ जाए तो उसके पास एक ऑप्शन है
कि वो राइस जो है 50 रुपया पर केजी वाला ख़रीदना स्टार्ट कर दे। तो पर केजी यानी कि इनकम बढ़ने से लोग अपना स्टैंडर्ड बढ़ाता है, क्वालिटी इंक्रीज़ करता है। तो वैसे सिनेरियो में इनकम यदि बढ़ जाए तो कस्टमर क्या करेगा, एक अच्छे क्वालिटी की ओर मूव कर जाएगा। जब अच्छे क्वालिटी की ओर मूव करेगा तो पहले जो वो क्वांटिटी खरीदता था, पहले जो वो राइस खरीदता था, उसका सेल तो कम जाएगा। यानी कि इनकम इंक्रीज़ होने से उसका क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड हो रहा है, राइट। तो ज़्यादा डिमांड हो रहा है तो हम लोग अब क्या करें। तो भाई मैं तो पहले ही कह दिया हूँ आप लोगों को कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो उस केस में काम करता है जिस केस में इनकम नहीं बदलता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर का यदि टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाता है तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि यदि इनकम बदल गया तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। वैसे ही यदि कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाए तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन उससे पहले दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि लॉ ऑफ डिमांड तब काम करता है जब कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है। तो चलिए वो कौन सा केस है जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाएगा तो कस्टमर अलग तरीके से बिहेव कैसे करेगा। चलिए एक चीज़ पे ध्यान देते हैं। सपोज़ कोई कस्टमर है जो एक अभी मोबाइल यूज़ कर रहा है, ओके। अभी एक मोबाइल यूज़ कर रहा है और वो मोबाइल लगभग 4 to 5 ईयर से एक ब्रांड को यूज़ कर रहा है। भाई 4 to 5 ईयर्स बहुत ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ। मैं तो 5-6 साल से ज़्यादा ही यूज़ करता हूँ मोबाइल को। तो एक मोबाइल है ओप्पो का, एक ओप्पो का मोबाइल है जिसे लोग 4 या 5 सालों से चला रहे हैं। अब 4-5 साल के बाद ना उसका टेस्ट थोड़ा बदल जाएगा। अब वो चाहेगा कि एक अच्छा मोबाइल मैं खरीदूँ और वो टेस्ट जो है ना वो आईफोन की ओर उसका मूव कर जाए। तो अभी अचानक लोग जो है ना वो क्या कर रहे थे, लोगों का जो टेस्ट है, जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाता, तो चेंज नहीं होता तो लॉ ऑफ डिमांड काम करता। लेकिन लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है। अब लोग जो है ना आईफोन की ओर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मेरे पास आईफोन हो, आईफोन हो, आईफोन हो। लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है तो क्या होगा, जो इधर का कस्टमर है ओप्पो खरीदने वाला कस्टमर वो आईफोन की ओर मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ये मान लेना होगा हमें कि कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं बदला है। तब यदि टेस्ट एंड प्रेफरेंस यदि नहीं बदला है और वैसे में यदि आपने यदि प्राइस को क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया, तो वो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिए। दूसरा इसका क्या है, यदि प्राइस को आपने डिक्रीज़ कर दिया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, ज़्यादा खरीदेगा, लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो चलिए एक और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों को टोटल 7 पॉइंट डिस्कस करना है। 7 पॉइंट में से हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 पॉइंट। ये रहा तीसरा पॉइंट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी की यदि बात करें तो क्या है, दो टाइप के कमोडिटीज़ होते हैं, है ना। एक होता है साथ साथ यूज़ करने वाला कॉम्प्लीमेंट्री, पता है ना, साथ साथ यूज़ करने वाला कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और एक ऐसा होता है जिसे हम लोग सब्सटीट्यूट कहते हैं, है ना, सब्सटीट्यूट कहते हैं उसे। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री साथ साथ में यूज़ करते हैं, लेकिन सब्सटीट्यूट साथ साथ नहीं, उसको हटा ही देता है, बिल्कुल। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले, यदि हम जो लोग टी का सेवन करते हैं उसे तो शुगर चाहिए ना, चीनी तो चाहिए, क्योंकि साथ साथ यूज़ करते हैं। उसे मिल्क चाहिए, उसे साथ साथ यूज़ करते हैं। तो भाई टी पीने वाले के लिए एक बुरी खबर हो सकता है, जब चीनी का दाम बढ़ जाए, जब मिल्क का दाम बढ़ जाए तो चाय का भी दाम क्या देना होगा, ज़्यादा देना होगा। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होते हैं वो साथ साथ में होते हैं, उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट कभी बदलना नहीं चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड तब काम करता है जब रिलेटेड प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो चेंज ना हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे वो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग टी पीते हैं, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉफ़ी पीते हैं, है ना, कॉफ़ी पीते हैं। तो जो टी और कॉफ़ी पीने वाले हैं, तो टी और कॉफ़ी पीने वाले में क्या होता है कि जो टी पिएगा वो कॉफ़ी नहीं पिएगा और जो कॉफ़ी पिएगा वो टी नहीं पिएगा। लेकिन यदि कस्टमर लोग, बहुत लोग जो होते हैं वो टी से कॉफ़ी की ओर मूव कब कर जाएंगे,
कॉफ़ी की ओर मूव कब कर जाएंगे, जब उसका इनकम सपोर्ट करेगा। सपोज़ कॉफ़ी का प्राइस यदि कम जाए और तो वो चाय क्यों पिएगा, यदि उसके इनकम में, उसका इनकम का जो बजट है उस इनकम से यदि वो कॉफ़ी खरीद सकता है तो वो तो कॉफ़ी खरीदेगा। लेकिन उस इनकम से यदि कॉफ़ी नहीं खरीद सकता है क्योंकि वो महंगा है, अब मैं कह रहा हूँ कि वो सस्ता हो जाए या टी इतना महंगा हो जाए कि कॉफ़ी के बराबर आ जाए, तो लोग टी पीना बंद करके कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार का जो एग्जांपल है वो हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट कर देगा प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। हमारा लॉ ऑफ डिमांड कब काम करेगा, जब रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस अनचेंज हो तब काम करेगा। ठीक है ना। तो चलिए एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है वो चेक करते हैं। ये नंबर 4 नंबर पॉइंट है, ये है नॉर्मल कमोडिटी। देखिए नॉर्मल कमोडिटी में ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। मान लीजिए कि जिस कमोडिटी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो नॉर्मल कमोडिटी है। नॉर्मल कमोडिटी कहने का मतलब मुझे ये है कि एक एग्जांपल के तौर पे सपोज़ जैसे हम दवा लेते हैं, है ना, हम दवा लेते हैं मतलब मेडिसिन लेते हैं। तो जब हम दवा लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन की कहानी क्या है, मेडिसिन की कहानी है कि आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन आपको वही मेडिसिन लेना पड़ेगा जो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। उसका प्राइस चाहे कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है, वो आपके लिए एसेंशियल है ना। लेकिन यदि आप राइस के लिए बात करें और दुकान में जाते हैं तो आपको 40 रुपीज़ का राइस अवेलेबल है, 50 रुपीज़ का राइस अवेलेबल है, 60 रुपीज़ का राइस अवेलेबल है, 80 का अवेलेबल है। यानी आपका जो राइस है वो एक नॉर्मल कमोडिटी है और आप डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि 40 रुपीज़ वाला नहीं खरीदेंगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, 50 रुपीज़ वाला ऑप्शन है, 60 रुपीज़ वाला ऑप्शन है। यानी नॉर्मल कमोडिटी की बात कर रहा हूँ जो हम लोग डे टू डे में यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। होमोजीनियस प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन क्या होता है थोड़ा उसमें ब्रांड का नाम लगा देने से, है ना, उसकी क्वालिटी में थोड़ा परिवर्तन कर देने से। जैसे सोप ले लीजिए, सोप तो नहाने का काम ही आता है, लेकिन क्या होता है कंपनी उसमें अपना ब्रांड लगा देता है, थोड़ा उसका क्वालिटी चेंज कर देता है, प्राइस डिफरेंस रखता है और क्वालिटी चेंज करने के लिए उसमें अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट का यूज़ कर लेता है। लेकिन सभी तो होमोजेनियस प्रोडक्ट है, सभी तो एक जैसा यूज़ होता है। तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो नॉर्मल कमोडिटी में काम करता है, एबनॉर्मल कमोडिटी में काम नहीं करता है। एबनॉर्मल इन द सेंस ऑफ एसेंशियल हो। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, देखेंगे आप मार्केट में चले जाएँ तो आपको सपोज़ आप सब्जी मार्केट में चले जाइए तो सारी सब्जियां तो होमोजीनियस है, माने होमोजीनियस प्रोडक्ट है सारे सब्जी तो। लेकिन उसमें से एक ऐसा दुकान होता है जहाँ पे एक ऐसा दुकान होता है ग्रोसरी माने वेजिटेबल सेलर का, जिसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर होता है, काफ़ी पुअर। आप मार्केट रेट से बिल्कुल आप उसको बिलो रेट में ख़रीदते हैं। सपोज़ मार्केट में एट प्रेजेंट यदि कोई वेजिटेबल का करेंट प्राइस यदि 50 रुपीज़ है और यदि आप उस दुकान में जाते हैं जहाँ पे क्वालिटी बहुत ही पुअर है तो हो सकता है वो आपको 10 रुपीज़ में मिल जाए, हो सकता है वो 20 रुपीज़ में मिल जाए। इसका रीज़न क्या है, वो एब नॉर्मल गुड्स है, क्योंकि वो नॉर्मल गुड्स नॉर्मल कमोडिटी नहीं है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। तो लॉ ऑफ डिमांड ऐसे क्वांटिटी में ऐसे गुड्स में काम नहीं करता है जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में गिवन गुड्स कहते हैं। ठीक है ना, गिवन गुड्स कहते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड कब काम करता है, जब हमारा लॉ ऑफ डिमांड तब काम करता है जब प्रोडक्ट जो होता है नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल नहीं। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें आपका गिवन गुड्स होगा, नॉर्मल गुड्स होगा, ठीक है। एबनॉर्मल गुड्स में किसको किसको काउंट करते हैं, लाइफ मेडिसिन, एसेंशियल प्रोडक्ट कौन कौन सा है, कैसे इकोनॉमिक्स के रूल्स उस पर काम करेंगे, किस पे काम नहीं करेंगे, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आज हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है 5 नंबर, पॉपुलेशन अनचेंज। देखिए मान लीजिए किसी इकोनॉमी में
यदि पॉपुलेशन यदि चेंज नहीं होता है तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए यदि पॉपुलेशन चेंज हो जाए, कैसे पॉपुलेशन चेंज हो जाए? सपोज़ किसी मार्केट का हम कोई भी एक मार्केट डिस्कस करें, चाहे लोकल मार्केट हो, नेशनल मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो। यदि मार्केट में पॉपुलेशन यदि बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा, चारों तरफ से लोग आते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप यदि टाउन की बात करें, बड़े बड़े शहर की बात करें, मान लीजिए आप कोलकाता की बात कर लीजिए। अब कोलकाता में क्या होता है ना, सभी जगह के लोग आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, असम से लोग आते हैं, झारखंड से लोग आते हैं, बिहार से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। और यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है? हमेशा बदल रहा है। तो भाई पॉपुलेशन यदि यहाँ पे बदल रहा है तो डिमांड भी यहाँ पे बदलेगा, डिमांड चेंज होगा यहाँ पे। तो डिमांड जो है, ऐसे जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो, हमेशा इंक्रीज़ करे। अच्छा, एक उल्टा केस भी तो हो सकता है, पॉपुलेशन यहाँ से ना कहीं और चला जाए, पॉपुलेशन कहीं यहाँ से और चला जाए, तो कहीं और चला जाए, है ना। जैसे क्या होता है कि लोकल मार्केट कैसे चलता है? आसपास के विलेज से चलता है, लेकिन विलेज का पॉपुलेशन क्या होता है? शहर की ओर मूव कर जाता है। तो एक वहाँ पे डिमांड कमेगा ही कमेगा एक समय के बाद, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन क्या होता है? कम जाता है, लोग माइग्रेट करके कहीं और चले जा रहे हैं, है ना। तो पॉपुलेशन कम जा रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड उस सिनेरियो में काम नहीं करेगा जब पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? जब पॉपुलेशन आपका वहाँ पे चेंज हो जाएगा। अनचेंज पॉपुलेशन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। जहाँ पे पॉपुलेशन चेंज होता है वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट बी चेंज। देखिए, इनकम हर कोई भी आप इकोनॉमी में चले जाए ना, तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, कम कमाने वाला इधर पे, उससे थोड़ा ज़्यादा कमाने वाला, उससे थोड़ा ज़्यादा कमाने वाला, ऐसे इनकम होता है। लेकिन आप सोचिए, यहाँ पे जो लोग इनकम कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसके बाद उसका पॉपुलेशन क्या होता है? उससे भी ज़्यादा, उससे थोड़ा कम पॉपुलेशन उसके ऊपर वाला का होता है, उससे कम पॉपुलेशन उसके ऊपर वाला का होता है ना। अब ऐसा हो जाए कि पहले लोग यहाँ पे थे, इतना पॉपुलेशन था पहले जो कि एक इनकम कमाता था। आप सोचिए, यही पॉपुलेशन इसको कंपैरिजन करता है। अभी जो टॉप वाला जो है इस लिस्ट में, यदि मानिए कि अब हमारे पास में इनकम ना, टॉप में कमाने वाले की संख्या यहाँ है और यहाँ आ जाए, यानी क्या हो गया? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। पहले लोगों का इनकम क्या था? बहुत कम था, अब इनकम लोगों का बढ़ रहा है। तो जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्वांटिटी तो वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, साइकोलॉजिकल चेंज आ जाएगा उसके माइंड में, वो अच्छे क्वालिटी, अच्छे प्राइस की ओर भागेगा, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की ओर भागेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यदि चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे काम नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड तब काम करता है जब लोगों का इनकम जो है वो जैसा था वैसा ही हो, लोगों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जैसा था वैसा ही हो, तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइस। चलिए, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सपोज़ मैं अभी जो है ना एक मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ। ओके, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी मैं एक मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ और मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ जिसका प्राइस अभी सपोज़ 1 लाख रुपीज़ पड़ने वाला है मुझे, 1 लाख रुपीज़ मुझे उस प्राइस पड़ने वाला है। अचानक मेरे पास एक न्यूज़ आ जाए कि मोटरसाइकिल का प्राइस ना फ्यूचर में कम जाएगा। ऐसा क्यों होगा? कोई कारणवश यदि ये न्यूज़ आ जाए कि मार्केट में जो मोटरसाइकिल मैं अभी ख़रीदना चाहता हूँ 1 लाख में, वो सपोज़ 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उसकी प्राइस ना 80,000 हो जाएगी या 90,000 हो जाएगी। तो अब बताइए, क्या मैं उस 1 लाख में आज प्रोडक्ट को ख़रीदूँगा? है ना, नहीं खरीदूँगा, क्योंकि मुझे पता है उस प्रोडक्ट का प्राइस यदि कमने वाला है तो मैं थोड़ा वेट कर लूँगा, और वेट कर लूँगा तो क्या होगा, मेरा प्राइस जो है थोड़ा कम लगेगा। देखिए, ये कैसा ना, अभी मोबाइल के केस में बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ये सपोज़ अभी 4G मोबाइल जो होते हैं उसका प्राइस क्या हो जा रहा है? कम जा रहा है, और 5G का मोबाइल क्या हो रहा है? ज़्यादा दाम हो रहा है। तो यदि कोई 4G के मोबाइल को ख़रीदना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसे पता है कि अभी जो मैं 4G का मोबाइल जिस दाम में ख़रीद रहा हूँ, अभी वही मोबाइल यदि मुझे 5G वाला भी मिल जाएगा सेम प्राइस में 1 महीने के बाद, तो मैं क्यों खरीदूँ? तो ऐसे सिनेरियो में जो है ना, हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो बस यही याद रखिए कि फ्यूचर में प्राइस का बढ़ना और घटना, यदि फ्यूचर में लोगों को यदि ऐसा पता चल जाए कि जो राइस अभी मैं 40 रुपीज़ का खरीद रहा हूँ, वो राइस जो है ना 1 महीने के बाद मेरे को 60 रुपये करके खरीदना होगा, तो लोग क्या करेंगे? क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड कर देंगे, चावल लोग ना ज़्यादा खरीद लेंगे।
है ना। तो ये जो केसेस है, ये केसेस क्या है, एक एबनॉर्मल केसेस है। तो मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ डिमांड तब काम करेगा जब कस्टमर का ऐसा कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं है कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यदि कस्टमर के माइंड में ना प्राइस को लेकर यदि ऐसा कोई कन्फ्यूज़न हो जाए कि हाँ प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यदि ऐसा कोई टेंडेंसी आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब केसेस को हम लोग कहते हैं एजम्पशन। तो याद रखिए, एजम्पशन जो होते हैं उस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, नहीं काम करेगा। जो भी केसेस मैंने बताया, इस केसेस में आपको मान के चलना होगा कि लॉ ऑफ डिमांड जो है इस कंडीशन में ही काम करेगा। कंडीशन क्या था? 7 कंडीशन मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और यदि आपको डिस्कशन हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।